बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है कल वाले लेक्चर की और हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू फॉर मनी इन पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट। कल के लेक्चर में पब्लिक सेक्टर का क्या इम्पैक्ट आता है प्रोक्योरमेंट के ऊपर, उसको डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर का इम्पैक्ट है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 फेयर कंपटीशन होना चाहिए, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रोसेस के अंदर, और नंबर 3 वैल्यू फॉर मनी को अचीव करना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें जब हम दूसरे इकोनॉमी के सेक्टर की तरफ जाते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, फिर नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर है, तो वहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से नहीं ट्रीट की जाती जैसे कि पब्लिक सेक्टर में की जाती हैं। तो पब्लिक सेक्टर चूँकि लोगों के फंड से टैक्सेस से चल रहा होता है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 वहाँ पे फेयर कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो वैल्यू फॉर मनी को अचीव होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी प्रोक्योरमेंट का जो कोर फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी बेनिफिट अगर कुछ नहीं आएगा तो उस प्रोक्योरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ तक तल्लक है नंबर 1 जो फेयर कंपटीशन है, उसके लिए कल 4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि ओपन टेंडर होता है, रिस्ट्रिक्टेड टेंडर होता है, कम्पिटिटिव डायलॉग होता है और कम्पिटिटिव नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। तो आप इन 4 में से जो भी सूट करता है या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेती है कि हमने इस प्रोसेस के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये फेयर कंपटीशन के लिए जो दिए गए 4 रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 आ जाती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आपकी प्रोक्योरमेंट के ऊपर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम चलते हैं कुछ, तो आप बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी आप अचीव नहीं कर सकते जब तक आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब भी कोई खर्च की जाती है अमाउंट किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वहाँ पे अगर तो वो इन ट्रू सेंस लोगों को बेनिफिट देती है, जो कि उसका पर्पस होता है कि लोगों की वेल बीइंग के लिए गवर्नमेंट काम करती है, प्रोजेक्ट बनाती है और उनको फैसिलिटेट करने के लिए जनरल पब्लिक को वो प्रोजेक्ट फ़ायदा देते हैं। तो अगर वो फ़ायदा उस ट्रू सेंस में मिलता है जिससे लोग उसको हासिल करते हैं, फिर तो वो प्रोजेक्ट ठीक कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे जो लोगों की वेल बीइंग उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था, यानी 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि हमने ये चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी है और उसका ये बेनिफिट लोग लेंगे। फिर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो के इनिशिएट हो जाता है, वो प्रैक्टिकली चल रहा होता है, तो फिर देखा जाता है कि क्या वो चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में वो लोगों को अब हासिल हो रही हैं, क्या लोग उससे उतने सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो अगर तो हो रहे हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट और ठीक होगा। अगर लोगों की सेटिस्फेक्शन उस लेवल की नहीं होती जो कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में डिसाइड की गई थी, तो फिर पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। जैसे कि जिस प्रोजेक्ट में भी करप्शन होती है तो लोग बोलते हैं, अगर आप टीवी को देखेंगे तो डिफरेंट प्रोग्रामों में उसको डिस्कस किया जाता है कि जी ये प्रोजेक्ट था और इसमें ये प्रॉब्लम आई, या इस तरह की फ्रॉडुलेंटी हुई, कुछ करप्शन हुई। तो इस तरह की चीज़ें फिर लोगों की ज़ुबान ज़द आम होती हैं, लोग उसको डिस्कस करते हैं, फिर वो प्रेशर बढ़ता है और फिर सम टाइम गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, या जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो प्रेशर में होती है। तो ये जो प्रेशर होता है पब्लिक का, वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। और वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उसी वक्त होती है जब उस प्रोजेक्ट की वो फ़ायदियत नहीं लोगों को मिलती जिसके लिए उसको शुरू किया गया था या जिसके लिए उस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मोटरवे देख लें, आप कोई ऑरेंज लाइन देख लें, या आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, तो उस
प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी और उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट लोगों को कितने मिल रहे हैं। तो अब ये जो लिंक जब लोग उसको वैल्यूएट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी कॉस्ट आई है तो इसका बेनिफिट सिर्फ इतना सा मिल रहा है, तो वहाँ पे फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है और फिर लोगों से मुराद है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को, फिर वो प्रेशर में आते हैं और फिर आगे प्रोसेस चलता है। यही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, मतलब फिर रिज़ाइन और इस तरह के आगे प्रोसेस होते हैं, तो इसको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। और नंबर 3 है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी किसी भी प्रोक्योरमेंट के लिए एक कोर जो उसका एसेंस हो सकता है जॉब का या काम करने का, वो वैल्यू फॉर मनी है। प्रोक्योरमेंट हाँ वो प्राइवेट सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो या वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो वैल्यू फॉर मनी इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो आपकी कोर जॉब होगी, कोर फंक्शन होगा आपकी जॉब का कि जिसको आपने हर हाल में अचीव करना है, वो होता है वैल्यू फॉर मनी। और वैल्यू फॉर मनी डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट हो सकती है या होगी। और अभी हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में जो वैल्यू फॉर मनी है उसको किस सेंस में लिया जाता है, यानी इसके मीनिंग्स क्या हैं, और ये मीनिंग्स बाकी सेक्टर में डिफरेंट होंगे और चेंज हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर में जो वैल्यू फॉर मनी है उसको इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और एफिशिएंसी की 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी यहाँ से अगर आप वैल्यू फॉर मनी को देखेंगे तो वैल्यू फॉर मनी इस तरह से ट्रैवल करती हुई अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगी, जिसमें नंबर 1 इफेक्टिवनेस होगी। इफेक्टिवनेस होती है कि इंटेंडेड एंड एक्चुअल रिजल्ट क्या है। जब आपने प्लान किया था प्रोजेक्ट तो उस वक्त आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा था, फोकस किया था कि हमने इन चीज़ों को पूरा करना है। तो वो इंटेंडेड चीज़ें जो आपने प्लान की थी, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसकी अफादियत क्या, वो उतनी पूरी हुई जितनी आपने प्लान की थी, इसको कहेंगे इफेक्टिवनेस। तो अगर आप इफेक्टिवनेस को अचीव करते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी है। यानी जो प्रोजेक्ट आपने लोगों की वेलबींग के लिए स्टार्ट किया और प्लान किया, तो जब वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, फिर आप उसको वैल्यूएट करेंगे कि क्या वो फ़ायदियत लोग उससे हासिल कर रहे हैं, तो ये होगी इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जितनी बेहतर होगी, ज़्यादा होगी, उतनी वैल्यू फॉर मनी पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा कंसीडर की जाएगी। इसको स्पेंडिंग वाइजली भी कह सकते हैं कि आपने अक्लमंदी से खर्च करना है, आपने लोगों की ज़रूरतों को देखना है। अगर लोगों को हेल्थ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर लोगों को एजुकेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप पुल, सड़कें या कुछ और बनाने पे पैसा ज़ाया नहीं कर सकते। वाइजली आप देखेंगे कि आपने लॉन्ग टर्म किस चीज़ को आगे लेके जाना है। क्या आपने लॉन्ग टर्म लोगों की एजुकेशन को आगे लेके जाना है, या लॉन्ग टर्म आपने लोगों की हेल्थ को ज़्यादा फोकस करना है, या लॉन्ग टर्म आपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना है। तो जो भी आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी जिससे लोगों के लिए आगे रोज़गार, बेनिफिट, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इस तरह की जो बेटर फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी, तो वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस होगी। और इफ़ेक्टिवनेस को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जब किसी चीज़ को प्लान किया गया था पेपर के अंदर, वहाँ पे क्या लिखा गया था, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होके लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, तो अब लोगों की सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। तो वो जो लेवल होगा सेटिस्फेक्शन का और जो आपने पेपर्स के ऊपर प्लान किया था, अगर वो दोनों मैच करते हैं तो इट मीन्स कि ये इफेक्टिव है। तो इफेक्टिवनेस जो है वो वैल्यू फॉर मनी का फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने वैल्यूज फॉर मनी का फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया। सेकंड है इकोनॉमी। इकोनॉमी से मुराद है इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि आपने थोड़ा खर्च करना है और ज़्यादा हासिल करना है। जैसे अगर कोई सेल लगी हो कि जी एक की प्राइस में 2, तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि अगर 1000 प्राइस है एक शर्ट की और अब सेल में वो 1000 में 2 पीस मिल रहे हैं, तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अब जब गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है, टेंडर्स होते हैं, तो ये नॉर्मल रूटीन
ये है कि जब भी साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जुलाई, तो उससे पहले 1-2 माह नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग होना शुरू हो जाती है और जुलाई से पहले पहले सारे टेंडर्स जो होते हैं वो अनाउंस कर दिए जाते हैं और वो टेंडर्स पूरे 1 साल के लिए होते हैं, यानी कि पूरे 1 साल की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए, तो वो सारी की सारी एक ही दफ़ा प्रोक्योर कर ली जाती है, प्लान करके उसकी बिडिंग कर ली जाती है और उसको प्रोसेस करके फिर सप्लाईज को सप्लिट कर लिया जाता है मंथली लेवल पे या जैसे भी उनको इजी हो। लेकिन उसकी जो भी एग्जीक्यूशन होनी है, प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, वो सारे का सारा बिफोर स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर वो कर लिया जाता है मई जून में। तो अब ये जो पूरे साल की जो प्लानिंग होती है वहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट लिया जाता है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है और मैन्युफैक्चरर या सप्लायर वेंडर को ये बेनिफिट होता है कि उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो प्राइसेस को नीचे ले आता है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर अचीव कर रहे हैं तो इसको हम वैल्यू फॉर मनी कहेंगे कि हमने यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट लिया। इसको कहेंगे स्पेंड लेस, कि हमने थोड़ा खर्च किया और ज़्यादा बेनिफिट लिया। थोड़ा खर्च से मुराद है कि आपने प्राइसेस को इकोनॉमी ऑफ स्केल के असूल के ऊपर रखते हुए प्राइसेस को नेगोशिएट करके रिड्यूस करवाया और क्वालिटी और वो सारे बेनिफिट अचीव किए। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आपने अचीव करने का मतलब है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल आपकी वैल्यू फॉर मनी है, आपने जो पे किया उससे ज़्यादा आपने बेनिफिट ले लिया। नंबर 3 है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कि आपने कुछ लेस इनपुट करना है और एक्सेस आउटपुट लेना है, थोड़ा लगा के आपने ज़्यादा लेना है। इसको कहेंगे स्पेंडिंग वेल, आपने अक्लमंदी से खर्च किया। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक जगह से किसी 10 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे 1 लाख खर्च हो रहा है और दूसरी जगह पे 1 लाख खर्च करके आप 1000 लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप 10 लोगों के लिए 1 लाख खर्च करेंगे या 10,000 लोगों के लिए 1 लाख खर्च करेंगे। तो वाइज डिसीजन क्या होगा कि आप 10,000 लोगों के लिए 1 लाख खर्च करेंगे और 10 लोगों को छोड़ देंगे। तो इसको कहेंगे एफिशिएंसी, कि आपने जो खर्च किया है उसकी बेस्ट एफिशिएंसी आपने अचीव किया। तो अगर आप इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और एफिशिएंसी अचीव करते हैं तो ये बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है। यानी जब भी आप पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे तो आप अपनी प्रोक्योरमेंट में इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए प्रोसेस कर रहे होंगे। अगर ये तीनों चीज़ें अचीव होती हैं तो इसका मतलब कि आपने वैल्यू फॉर मनी अचीव किया। और इन तीनों चीज़ों को अचीव करने के लिए आप स्पेंड वाइजली, स्पेंड लेस, स्पेंड वेल, आपने अक्लमंदी से कम खर्च करना है और ज़्यादा आउटपुट लेनी है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेना है। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट की, पब्लिक सेक्टर की जो प्रोक्योरमेंट होगी वहाँ पे इसको वैल्यू फॉर मनी ट्रीट किया जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप रिसोर्सेज को इनपुट कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंटर कर रहे हैं। आप जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, जो लोगों के टैक्सेस से कलेक्ट होती है, जो मनी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती है वो लोगों के टैक्सेस की होती है। तो वो टैक्सेस वाली मनी, वो रिसोर्सेज आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट जब करेंगे तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट लेंगे, यानी आप कम कीमत के ऊपर ज़्यादा चीज़ें परचेज कर लेंगे। आप थोड़ी प्राइस के ऊपर डबल गुड्स सर्विसेज ले लेंगे। तो जब भी आप रिसोर्सेज इनपुट करेंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट आएगा और इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो बेनिफिट आएगा वो एफिशिएंसी की सूरत में आउटपुट देगा आपको, कि आपने थोड़े पैसों से ज़्यादा चीज़ें खरीदी। तो इसका मतलब कि आप नेक्स्ट एफिशिएंसी के ऊपर चले गए। जो आउटपुट होगी यानी लोगों को जो बेनिफिट होगा उसका वो एफिशिएंट होगा, कि आपने कम खर्च किया लेकिन ज़्यादा लोगों को आपने सर्व किया, ज़्यादा लोगों को आपने एफिशिएंटली उस कम खर्च को उनके ऊपर ये आउटपुट होगी आपकी, कि आपने थोड़ा लगा के ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे दिया। इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी लेंगे, ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और
एफिशिएंसी जो है वो आपकी इफेक्टिवनेस में कन्वर्ट होगी, यानी कि आउटकम उसका जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा। कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपने इम्पैक्ट को देखना है तो आपने पीछे ऑब्जेक्टिव को देखना है कि इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि पब्लिक सेक्टर का जो इम्पैक्ट होगा प्रोक्योरमेंट के ऊपर वो पब्लिक सेक्टर के जो पीछे ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर इम्पैक्ट बेस कर रहा होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक सेक्टर का कि हमने लोगों की वेलफेयर करनी है, हमने लोगों की वेल बीइंग का ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखना है, उनकी पेंशन, उनके बुढ़ापे के अलाउंस, उनके मेडिकल अलाउंस, ये वो जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रही होती है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होंगे। तो जितने ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होंगे उतना यहाँ से आउटकम या इम्पैक्ट उसका बेहतर आएगा। तो आउटकम या इम्पैक्ट लेने के लिए हमें रिसोर्सेज इनपुट करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज इनपुट करेंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट लेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट एफिशिएंसी की तरफ जाएगा, जहाँ से हम ज़्यादा लोगों को आउटपुट दे सकेंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकेंगे, और ज़्यादा एफिशिएंसी या आउटपुट जब होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह से इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है पब्लिक सेक्टर की प्रोक्योरमेंट के लिए। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू अल्लाह।